हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का फिजिक्स। क्लास 11th फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब क्या किए हैं? एक्सीलरेशन देख रहे थे ना। तो यहाँ पर दो एक्सीलरेशन देख चुके हैं, एक आपका लीनियर एक्सीलरेशन और एक आपका एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी रेखीय त्वरण और आपका कोणीय त्वरण। अरे ये दो त्वरण देख चुके हैं ना। आज हमें क्या देखना है, क्योंकि हम लोग लास्ट में कल बात किए हैं, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यानी अभिकेंद्री त्वरण। आपने इसके पहले पूरा अभी क्या देखा था? दो तरीके के वेलोसिटी होता है, एक आपका रेखीय वेग होता है लीनियर वेलोसिटी, और एक आपका क्या होता है कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो जो रेखीय वेग होता है इसका दो चीज होता है, एक परिमाण और एक दिशा। क्या होता है? परिमाण और दिशा। कोणीय वेग में भी दो चीज होता है, एक होता है परिमाण और एक होता है दिशा। कोणीय वेग का दिशा कभी नहीं बदलता है, परिमाण बदलता है। तो जब कोणीय वेग का परिमाण बदलेगा तो उससे जो त्वरण मिलेगा उसी को हमने क्या बोला है? कोणीय त्वरण। क्या बोला है? कोणीय त्वरण। रेखीय वेग का परिमाण भी बदल सकता है, दिशा भी बदल सकता है। रेखीय वेग का परिमाण जो बदलेगा तो उससे जो त्वरण मिलेगा उसे हमने क्या बोला? रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण या स्पर्शीय त्वरण। इसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और रेखीय वेग का जो दिशा बदलता है इसके वजह से जो त्वरण आएगा वही त्वरण आज हमें पढ़ना है, और उस त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण। कैसा त्वरण बोलते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण भी हम सीधा बोल देते हैं कभी कभी। इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बात समझ में आ रहा है ना? अब वास्तव में क्या है, ध्यान से देखना। जब कोई कण सर्कुलर मोशन करता है, जैसे मान लो कि ये आपका कोई एक कण है, कोई कण ये वृत्ताकार गति कर रहा है, तो जब कण यहाँ पर होगा तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। मान लो कण यहाँ पर पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन इधर हुआ। कण चलते चलते यहाँ पर पहुंचे तो वेलोसिटी डायरेक्शन इधर हुआ। कण यहाँ पर पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन इधर हुआ। मान लेते हैं कि वेलोसिटी का जो परिमाण है, वैल्यू है, वो नहीं बदल रहा है। जो वेलोसिटी का परिमाण यानी जो वैल्यू है वो भी नहीं बदल। अभी कौन सा वेलोसिटी है? कोणीय वेग है कि रेखीय वेग है? ये कौन सा वेग है? रेखीय वेग ही है। अरे सीधी सी बात है भाई, स्पर्श रेखा के लंग रेखीय वेग ही मिलता है। मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी भी नहीं बदल रहा है, यानी चाल नहीं बदल रहा है, एक समान वृत्ताकार गति हो रहा है, लेकिन दिशा तो हर क्षण बदल रहा है। अब दिशा क्यों बदलेगा? देखो वास्तव में क्या है कि जब कोई कण आप एक पत्थर, मतलब कोई एक कण है, कोई पत्थर है, उसको आप एक रस्सी से बांध दो, और जब रस्सी से बांध के उसे आप घुमाते हो वृत्ताकार, तो वो कण वृत्ताकार गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो क्या हर टाइम पर आप उसे अपने इन उंगलियों से उसे पकड़े हो, सेंटर की तरफ उसे खींच रहे हो कि नहीं खींच रहे हो? जैसे जब आप नचा रहे हो तो देखो, जब कण यहाँ पर पहुंचे सेंटर की तरफ आप खींचो, जब कण यहाँ पर पहुंचे सेंटर की तरफ आपने एक बल लगाया, जब कण यहाँ पर पहुंचे सेंटर की तरफ आपने बल लगाया, जब कण वहां पर पहुंच रहा है तो आपने सेंटर की तरफ उसे ऐसे देखो, हमेशा हाथ से पकड़ के हाथ पे आपने खींच के सेंटर की तरफ एक बल लगा रहे हो। बात समझ नहीं समझ आ रहा है? तो जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है तो सेंटर की तरफ हमेशा उसमें क्या लगता है? एक बल लगता है। बात समझ आ रहा है ना? सेंटर की तरफ बल का मतलब रेडियस के इलांग बल लगना। अगर जैसे मान लो ये कण यहाँ पर होगा, ये सीधा सीधा बन जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से। बात समझ आ रहा है ना? तो सेंटर की तरफ हमेशा क्या लगता है? एक बल लगता है। और आपको पता है जहां बल होगा वहां पर क्या आएगा? त्वरण भी आएगा। अरे अगर बल लगेगा त्वरण आएगा कि नहीं आएगा? तो सेंटर की तरफ जो त्वरण आता है यही त्वरण को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यानी अभिकेंद्र त्वरण। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र त्वरण। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है तो सेंटर की तरफ हमेशा बल लगता है, इसीलिए, और वही बल क्या करता है? इस डायरेक्शन को बदला रहा है। जैसे जब कण यहाँ पर है तो सेंटर की तरफ ऐसे बल लगा, जब कण यहाँ पर पहुंचे सेंटर की तरफ इधर बल लगेगा, फिर सेंटर की तरफ बल लगेगा, कण का डायरेक्शन ऐसे, तो धीरे धीरे कण का डायरेक्शन बदलता रहेगा, और हर टाइम पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता रहेगा, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल। और जो उस बल के वजह से जो त्वरण आता है उसे बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यानी अभिकेंद्रीय त्वरण। तो बल को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलोगे यानी अभिकेंद्रीय बल बोलोगे, और उस बल की वजह से जो त्वरण आएगा उसे अभिकेंद्रीय त्वरण यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलोगे। बात समझ आ रहा है ना? और इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? सेंटर की तरफ। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डायरेक्शन किधर होता है? सेंटर की तरफ ना। इसीलिए इसका नाम ही है अभिकेंद्री त्वरण, इसीलिए क्योंकि अभिकेंद्री त्वरण, क्योंकि ये जो त्वरण है इसका डायरेक्शन केंद्र के तरफ होगा।
किधर होगा? अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र के तरफ इसका डायरेक्शन होने के लिए हम इसे क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण। तो पहले आप इसका डिफिनेशन लिखते हैं, फिर ये होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, इस सब पे हम लोग बात करेंगे। तो लिखो अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण भी बोलते हैं या अभिकेंद्रीय त्वरण भी बोलते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है, जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है तो कण पर केंद्र की ओर सदैव एक बल कार्य करता है। सदैव एक बल कार्य करता है, जिसके कारण केंद्र की ओर एक त्वरण कार्यरत होता है। इसी बल को अभिकेंद्रीय बल या अभिकेंद्र बल तथा त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, ठीक है। और इसी बल और त्वरण की वजह से कण का वेग का दिशा क्या होता है? बदलता है। बात समझ आ रहा है ना? इसी बल कोष्ठक में आप लिख लेना त्वरण। बल को त्वरण नहीं कहते, बल आया इसकी वजह से जो त्वरण आया वो त्वरण का बात करें। इसी बल या त्वरण के कारण कण का हर क्षण वेग की दिशा बदलती। बात समझ आ रहा है ना? जैसे मान लो यही आपका कोई एक कण वृत्ताकार गति कर रहा है। जब कण यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होता है। मान लो कण यहाँ पर पहुंचे तो v वेलोसिटी से वो कण गति कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो उसका इधर ही होगा। मान लो कण यहाँ पर पहुंचे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगा। जब कण यहाँ पर पहुंचे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार हुआ। तो देखो जब कण यहाँ पर पहुंचे तो सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन लगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन लगी जिसे क्या बोलेंगे? सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। यहाँ पर कण पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा। अच्छा एक चीज आप देख रहे हो क्या? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वह वेलोसिटी के डायरेक्शन से 90 अंश का कोण बना है। क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन, मान लो इस बिंदु पर अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचोगे उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। और ये क्या है? त्रिज्या के डायरेक्शन में। और आपको पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होता है? लंबवत होता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि अगर वृत्त के किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो उस स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। इसलिए आप ये भी याद रखना कि जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है इसका डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन के लंबवत होता है। ये भी पॉइंट लिखना है, लिख लो कि इसे AC से दर्शाते, समझ गए ना? अब लिखना नहीं है ना, बार बार बोला तो आप समझ लो। तो AC का दिशा, AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, अभिकेंद्र त्वरण का, अभिकेंद्र त्वरण का दिशा सदैव यानी हमेशा वेग v के क्या होता है? लंबवत होता है। लंबवत होता। बात समझ आ रहा है ना? तो आप पहले ये पूरा कॉपी करो, फिर हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है ना। इसके लिए फार्मूला का व्यंजक हम लोग देखेंगे। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। अब ध्यान से देखो, अभिकेंद्र त्वरण होता कितना है हमें ये चाहिए। अभिकेंद्र त्वरण इसमें समझने से पहले थोड़ा 2-3 बात आप समझ लेना। जब आप वेक्टर पढ़े, क्या पढ़े हो? वेक्टर। तो वहां पर आपने देखा कि जैसे मान लो यह कोई सदिश है वेक्टर ए,
अगर यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहे तो इस सदिश का दो घटक होगा, एक हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में, और एक क्षैतिज दिशा में एक ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक होता है। जो क्षैतिज दिशा में घटक आता है वो क्या आता है, ए cos थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक आता है वो क्या आता है, ए sin थीटा। जिधर सटा रहेगा एंगल उधर cos होता है, बाकी दूसरे वाले पे sin जाता है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, आपने और एक बार जब डिफरेंशिएशन पढ़े हो तो डिफरेंशिएशन में आपने एक देखा चैन रूल, श्रृंखला नियम। वहां पर क्या देखो, जैसे अगर 2x + 3 का पावर 2 है, इसका आपको dy/dx करना है, यानी डिफरेंशिएशन करना है। आप इस पूरे को x मान लेते हो तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, तो यानी 2 × x, x का है कितना, यही तो पूरे को x मानी हो ना, यानी 2x + 3। अरे x जगह जो है उसको पूरा लिखते हो, अब जो x जगह है उसका फिर से आप डिफरेंशिएशन करते हो, तो इनटू करते हो इसका फिर से डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा, 2x + 3 का 2 का 2 और x का 1 3 का 0। तो ये है ये चैन रूल। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर कभी ऐसा आ जाए dy/dx आप sin थीटा, तब साइन आराम से देखो, अब वास्तव में sin x होता तब sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, यानी x जगह थीटा आगे छोड़ो, आप इस पूरे को x मान लो, sin x का कितना होता है cos x, तो sin थीटा का कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन cos थीटा। लेकिन यहाँ पर x होता तब तो आप इतना करके छोड़ देते, तो यहाँ पर x जगह थीटा आया नहीं आया है, तो जो x जगह आया है उसका आप फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, यानी आप थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, और थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो d थीटा अपान क्या आ जाएगा dx। अरे किसके सापेक्ष करो, x सापेक्ष करे हो ना, तो d थीटा अपान dx, उसका फिर से लिखोगे। बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, तो अगर ये बात ख्याल है अब आ जाओ आप। और एक बात आपको ये भी पता होगा, इसी समय ये भी देख लो, जैसे मान लो कोई एक लाइन दूसरी लाइन पे लंबवत है, अगर इनके बीच से हमने एक लाइन खींच दिया, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होता है, 90 - थीटा। बोलो, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये 90 - थीटा होता है। उल्टा भी समझो, अगर दो लाइन के बीच एंगल 90 है तो अगर एक 90 - थीटा होगा दूसरा क्या हो जाएगा, थीटा। अरे एक थीटा तो ये 90 - थीटा, या उल्टा भी सही है, ये 90 - थीटा तो ये थीटा। अब वही चीज हम करेंगे क्या, जैसे मान लो कोई एक कण ये वृत्ताकार गति कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी टाइम पर कण का वेलोसिटी ऐसा होगा, मान लो ये कब पर है, t = 0 पर, सेंटर यहाँ पर होगा। अब ये कण चलते 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 मान लो यहाँ पर पहुंचा, और जब ये यहाँ से चलते चलते यहाँ पर पहुंचा, मान लो कितना एंगल घूम चुका है, ये थीटा एंगल घूम चुका है। अब यहाँ पर वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे यहाँ पर पूरा y एक्सिस मान लो वेलोसिटी था, अब यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन वेलोसिटी है। ये कितना टाइम लिया, मान लेते बहुत छोटे से टाइम में ये हुआ, dt टाइम में। कितने टाइम में ये बात पूरा हुआ है, dt टाइम का मतलब बहुत छोटे से टाइम का हम बात कर रहे हैं। अब आप बताओ, अगर आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल रेखा खींचो तो क्या यहाँ पर z बना, एकांतर कोण से अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, बोलो। अगर ये थीटा होगा तो एकांतर कोण से भी थीटा होगा। अब आपको पता है कि ये क्या है, त्रिज्या, ये क्या है त्रिज्या, और यह क्या है स्पर्श रेखा। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे सदैव लंब होता है, तो यानी इन दोनों रेखाओं के बीच कोण कितना बनेगा, कितना बनेगा, 90 बनेगा। अगर यह थीटा हुआ तो फिर यह कोण 90 - थीटा होगा कि नहीं थीटा होगा। अरे जब दो रेखा के बीच में कोण 90 अंश बनता है, तो अगर इधर इतना कोण थीटा है फिर इतना 90 - थीटा हो जाए, पक्का। ये कौन सा डायरेक्शन है, 36, इसके लंबवत क्या होता है, ऊर्ध्वाधर। आप इसको भूल जाओ। तो अब बताओ, क्या ये दोनों के बीच एंगल 90 अंश बनता है, ये तो 90 - थीटा ये कोण, तो फिर ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा। यानी हम फाइनली केवल इतना बना दे क्या, डायरेक्ट उसके आयु को बढ़ाने का काम करता है प्लांट, हरा भरा यही कर था। कण वेलोसिटी इस तरीके से चल रहा था। ये जो ऊर्ध्वाधर के साथ एंगल है, ये एंगल कितना आ गया, थीटा, क्योंकि ये क्षैतिज साथ एंगल थीटा, तो ये 90 - थीटा, फिर ये क्या आ जाएगा, थीटा। बात समझ आ रहा है ना। अब इस वेलोसिटी का दो घटक होगा, एक इधर घटक होगा, एक इधर घटक होगा। इधर जो घटक होगा, जिधर एंगल सटा रहता है उधर आपका cos आता है, इधर भी cos थीटा हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, v sin थीटा। यहाँ पर हम जहां जहां v लिख रहे हैं, v क्या है, रेखीय वेग का परिमाण। v क्या है, रेखीय वेग का, जो कि बदल नहीं रहा, डायरेक्शन बदल रहा है। बात समझ आ रहा है ना। तो अब बताओ, जब कण यहां से यहां पहुंचा तो क्या उसका वेलोसिटी बदला कि नहीं बदला। अरे वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी के पास दो चीज होता है, एक परिमाण और एक दिशा। तो परिमाण तो नहीं बदला, लेकिन दिशा बदला, तो दिशा बदला तो वेलोसिटी बदला नहीं बदला। तो कितना वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ, वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हुआ। तो जब कभी भी हमें परिवर्तन निकालना होता है तो आप क्या करते हो, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटाते हो कि नहीं घटाते हो। तो फाइनल वेलोसिटी, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी था और ये आपका फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, v। हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं,
वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब आपको फिर इसका दिशा भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा वाई डायरेक्शन में था, तो वाई डायरेक्शन लिखने के लिए आप यहाँ पर बस जे कैप लिख दोगे, डायरेक्शन साथ हो गया कि नहीं हो गया। अरे एक्स एक्सिस की दिशा में मात्रक सदिश आई कैप होता है, वाई एक्सिस की दिशा में मात्रक सदिश जे कैप होता है। अगर कण यहाँ पर है तो पूरा का पूरा वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है, तो वाई डायरेक्शन में तो उसको जे कैप लगा के लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब इस वेलोसिटी को कैसे लिखोगे, अब देखो इसका कुछ घटक एक्स में है, इसका कुछ घटक वाई में है, बात समझ में आ रहा है ना। तो और वही आपका फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी को आप कैसे लिखोगे, अरे इतना आई कैप इतना जे कैप, ख्याल है ना वेक्टर, तो इतना आई कैप, लेकिन देखो ये माइनस डायरेक्शन में, तो माइनस वी साइन थीटा आई कैप और प्लस वी कास थीटा जे कैप। लिख सकते हो नहीं लिख सकते, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आप बताओ वेलोसिटी में परिवर्तन कितना हुआ, हम क्योंकि देखो ये छोटे से टाइम में तो जो परिवर्तन आएगा इसको हम डीवी लिख दें, तो वेलोसिटी में परिवर्तन कैसे निकालते, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कास थीटा जे कैप। ये तो आपका क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी हुआ, इसमें से हमें घटाना है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना है वी जे कैप। अब देखो ये जे वाला भी है, ये भी जे कैप है, इन दोनों के एक साथ लिखो, यानी कितना जाएगा माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस यहाँ पर आपका क्या बचा वी कास थीटा और यहाँ पर आपका क्या है माइनस वी जे कैप। ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। ये आपका क्या है चेंज इन वेलोसिटी। हमको क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए, क्या चाहिए, अरे ये वेलोसिटी किस वजह से, यहाँ पर हमेशा सेंटीपिटल एक्सीलरेशन काम कर रहा है, उसी वजह से तो ये डायरेक्शन बदल रहा है नहीं बदल रहा है। तो अगर एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की जो समय दर होती है उसी को तो आप त्वरण बोलते हो। यानी यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा dv अपॉन dt, यानी इसका टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब dy dt आप कितना, ये पूरा माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कास थीटा माइनस वी जी कैप। आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वही आपका सेंटीपिटल एक्सीलरेशन मिल जाएगा और किस वेक्टर फॉर्म मिलेगा, कैसा मिलेगा, वेक्टर फॉर्म मिलेगा। तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन कितना हुआ, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, v कांस्टेंट है क्योंकि v यहाँ पर है क्या, रेखीय वेग का परिमाण, तो रेखीय वेग के परिमाण को हमने मान चला कि वो कांस्टेंट, वो बदल नहीं रहा है। अगर वो नहीं बदल रहा है यानी फिक्स है, जो वैल्यू फिक्स हो गया उसको हम कांस्टेंट मान के, कांस्टेंट ही तो बोलते हैं। तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं वेरिएबल के साथ, किसी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को आप वैसे लिख देते हो, और वो जो फंक्शन उसके अलावा जो गुणा भी रहता है उसका आप क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कास थीटा। लेकिन फिर वही बात, यहाँ पर टी के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन यहाँ पर है क्या, अगर टी होता तो बस इतने पे आप छोड़ देते, यहाँ पर थीटा आया है, टी की जगह क्या आया है थीटा, तो थीटा का फिर से करना पड़ेगा, यानी डी थीटा अपान डी टी, आई कैप है तो आई कैप लगा, ठीक है। अब इसका करो प्लस वी कांस्टेंट है फिर से, अरे वी नहीं बदल रहा है ना, जो नहीं बदलेगा उसको कांस्टेंट मान के चलते हो, तो वी कांस्टेंट इसको आप ऐसे लिखो, कास थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस को हम आगे लिख दो साइन थीटा। फिर वही बात, यहाँ पर आप टी के सापेक्ष करो, यहाँ पर है क्या थीटा, तो थीटा के सापेक्ष करोगे तो फिर से इसको लिखोगे क्या डी थीटा अपान डी। अगर टी होता है यहाँ पर तो आप छोड़ देते, आप टी के सापेक्ष कर रहे हो ना, यहाँ पर टी की जगह थीटा आया तो थीटा का आपको फिर से करना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा डी थीटा अपान डी टी। बात समझ में आ रहा है। अब ये क्या है वी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी ये बदलेगा नहीं, तो जब नहीं बदलेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है जीरो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जीरो, बाकी यहाँ पर जे का बचा है। बात समझ में आ रहा है। अब बताओ क्या हम इसी सेंटीपिटल एक्सीलरेशन को ऐसा लिख सकते हैं माइनस वी कास थीटा डी थीटा अपान डी टी क्या है ओमेगा, अरे आपने पढ़ा है ना ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी भी होता है, और ये आपका डी थीटा अपान डी टी भी होता है, तो इतने की जगह ओमेगा लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या है आई कैप माइनस वी साइन थीटा डी थीटा अपान डी टी, इसको फिर से आप ओमेगा लिख सकते हो, और यहाँ पर आपका क्या है जे कैप। ये तो वेक्टर फॉर्म में हुआ, किस फॉर्म में हुआ, अरे देखो ये वेक्टर फॉर्म में है, हमको सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी जैसे आपको पता है कि जब आपने वेक्टर पढ़ा है तो वेक्टर को आप ऐसे भी लिखते हो, अगर मैं वेक्टर का परिमाण लिखना होगा, क्या लिखना होगा, केवल परिमाण यानी उसका मैग्नीट्यूड, तो उसे हम केवल क्या लिख देते हैं, वेक्टर का साइन हटा देते हैं, बस ए लिख देते हैं तो उसका परिमाण हो जाता है। या तो आप ऐसे भी लिखते हो या तो आप ऐसे भी लिखते हो, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, यानी अगर वेक्टर AC, ये तो वेक्टर फॉर्म में देखो आई कैप जे कैप है, यानी वेक्टर फॉर्म में एक नहीं है, हमें अगर केवल इसका परिमाण चाहिए तो केवल हम सीधा ऐसे लिख दें AC। और आपको पता है कि अगर कोई वेक्टर, जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप,
अगर इस वेक्टर का परिमाण चाहिए तो आप क्या करते हैं, रूट ऑफ केवल i1 वाले आई कैप का स्क्वायर यानी a1 स्क्वायर और j कैप वाला जो गुणांक है उसका स्क्वायर यानी a2 का स्क्वायर, बस ये कर देते हो, ये तो उसका परिमाण होता है। तो अगर यह आपका जो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन है यह आई कैप और जे कैप के फॉर्म में है, हमें इसका अगर केवल परिमाण चाहिए तो इतने का स्क्वायर और इतने का स्क्वायर करके जोड़ दे अंडर रूट में, वही तो हो जाएगा इसका परिमाण। यानी ये कितना आ जाएगा, रूट ऑफ इतने का स्क्वायर यानी माइनस v cos थीटा ओमेगा का स्क्वायर प्लस जे कैप वाले का स्क्वायर यानी माइनस v sin थीटा ओमेगा का स्क्वायर। बात समझ आ रहा है? तो पहले आप ये फिगर बना के इतना आप कॉपी कर लो, फिर हम इसके आगे इसे सॉल्व करते हैं। आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। अब बताओ, तो यहां से बताओ सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का परिमाण कितना आया, इसका स्क्वायर करोगे यानी माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। यहां पर बचा क्या, v रूट के अंदर v स्क्वायर, यहां पर क्या बचा, इसका स्क्वायर करो cos स्क्वायर थीटा और अभी ओमेगा है तो ओमेगा का स्क्वायर करोगे ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करो फिर से प्लस हो जाएगा v का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ओमेगा का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो रूट में देखो v स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ओमेगा स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर बचा कितना cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचा कितना साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है एक, तो v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर केवल बचेगा इंटू एक, गुणा करोगे v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर नहीं तो आएगा, तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन कितना आया, रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा v ओमेगा। ये क्या आ गया सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का फार्मूला। यानी सेंटीमीटर एक्सीलरेशन जिस टाइम पे आपको सेंटीमीटर एक्सीलरेशन चाहिए उस टाइम पे जो आपका वेलोसिटी है और जो एंगुलर वेलोसिटी है उन दोनों का आप क्या कर दो गुणा कर दो, वही उस पॉइंट पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। लेकिन आप एक रिलेशन पढ़े हो, रेखीय वेग और कोणीय वेग में आपको संबंध पढ़ा, मान लो इसे आप समीकरण मान लो एक, क्योंकि आप जानते हो क्या v बराबर ओमेगा इंटू आर, अरे रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणित त्रिज्या, आपने तीन रिलेशन पढ़ा है। कौन कौन सा रिलेशन, जो आपका रेखीय विस्थापन होता है जिसे हम चाप कहते हैं, जब कोई कण चलता है तो रेखीय विस्थापन ही चाप के बराबर दूरी चलता है, तो चाप बराबर क्या होता है कोण इंटू त्रिज्या, है कोण बराबर आप जानते हो चाप बटे त्रिज्या, तो गुणा कर इधर भाग में जाकर गुणा बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, अरे बोलो। तो जो रेखीय विस्थापन होता है क्या होता है कोणीय विस्थापन इंटू त्रिज्या, जो रेखीय वेग होता है, रेखीय वेग को हम सीधा v से दर्शाते हैं, तो जो रेखीय वेग होता है वो क्या होता है कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, कोणीय वेग यानी कोणीय वेग को आपने किससे दर्शाया है, कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाया है और त्रिज्या आपका क्या है आर है। अभी आप इसके बाद देखोगे रेखीय त्वरण को आपने किससे दर्शाया एटी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से बोलो, ये बराबर होता है कोणीय त्वरण को आपने अल्फा से दर्शाया था अल्फा इंटू आर। अभी हमको देखना है रिलेशन, तो इस बात का मतलब क्या है, एक जनरल पैटर्न आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, रेखीय बराबर होता है कोणीय इंटू त्रिज्या के। अब विस्थापन कब आता है, विस्थापन के लिए लिखेंगे, वेग कब आता है वेग के लिए लिखेंगे और त्वरण कब आता है त्वरण के लिए लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब जो रेखीय वेग होता है ये कोणीय वेग इंटू त्रिज्या के बराबर होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर हम v की जगह ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, यानी दिस इंप्लाइज दैट सेंटीमीटर एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, v की जगह आप ओमेगा इंटू आर लिखो, बाकी यहाँ पर ओमेगा है, ओमेगा और ओमेगा मिलकर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, अरे ओमेगा ओमेगा मिलकर ओमेगा स्क्वायर होगा नहीं होगा, तो यानी यहां से आप क्या लिख सकते हो जो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन है वो इसके बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, चलो अब ये तो ओमेगा और आर रिलेशन आया, आप ओमेगा बराबर क्योंकि v बराबर ओमेगा इंटू आर होता है ना, तो ओमेगा बराबर v अपान आर भी तो लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, तो यहां पर रखो दिस इंप्लाइज ac बराबर ओमेगा स्क्वायर यानी v स्क्वायर आर स्क्वायर, अरे ओमेगा का स्क्वायर करोगे यानी v स्क्वायर अपान आर स्क्वायर करोगे और इनटू आपका क्या है आर से आर कैंसिल हुआ तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन क्या हुआ v स्क्वायर अपान आर। तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का तीन फार्मूला आपने देखा, तो v ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और v स्क्वायर अपान आर, और इसी से ये सेंटीमीटर क्या है एक्सीलरेशन, क्योंकि आपको पता है यह बराबर क्या होता है यह इंटू है, तो अगर सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का बात करेंगे तो वहां पर हमें सेंटीमीटर फोर्स मिल जाएगा, तो यानी अभिकेंद्र बल ये बराबर होता है m इंटू ए सी का वैल्यू है कितना v स्क्वायर अपान आर, ये आपको बहुत कम पड़ेगा क्लास 12 में। जो आपका सेंटीमीटर फोर्स होता है वो क्या होता है mv स्क्वायर अपान आर, तो याद रखो इसे सेंटीमीटर फोर्स किसके बराबर होता है mv स्क्वायर अपान आर के। m क्या है उस कण का द्रव्यमान, v क्या है उस कण का रेखीय वेग और r क्या है कण अगर वृत्ताकार गति कर रहा है तो वृत्ताकार पथ की कुछ त्रिज्या होगी, वो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। जैसे जो आप किसी कण को नचाते हो पत्थर से,
कोई है उसको आप रस्सी से बांधे और जब न जाए तो आप अपने हाथ से बल लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, तो कड़ पर हमेशा इतना बल लगाओगे आप। अब आपको पता है कि जो पृथ्वी होता है वो सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार, वैसे तो इलेप्टिकल पाथ में चलता है यानी दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करता है, लेकिन लगभग उसे हम सर्कुलर मान लेंगे। तो जब कोई, आपको पता है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वहां पर भी सेंटर की तरफ बल लगेगा, क्योंकि कोई भी कण अगर वृत्ताकार गति कर रहा है तो उस कण पर सेंटर की तरफ क्या लगेगा, बल लगेगा। तो अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार गति कर रहा है तो पृथ्वी पर भी एक बल लगेगा, और वो कौन सा बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और वही गुरुत्वाकर्षण बल जो सूर्य की तरफ लगेगा वही सेंटीपीटल फोर्स का कार्य करेगा। तो आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी कर लो। आप इस फार्मूले को फिर याद रखना ना कि सेंटीपीटल एक्सीलरेशन क्या होता है, तो v ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर अपान आर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और v स्क्वायर अपान आर, ये तीनों फार्मूला सेंटीपीटल एक्सीलरेशन का याद करना। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आप हेडिंग डालो, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। अच्छा, एक बात यहां पर एक चीज थोड़ा इधर सुनना, जैसे मान लो जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है तो आपने देखा उस पर एक सेंटीपीटल फोर्स लगेगा। अब जरूरी नहीं है कि कण का वेलोसिटी, क्योंकि आपको पता है आपने परसों वाले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में आपने, या कल वाले लेक्चर में आपने देखा है कि कण का रेखीय वेग का दो चीज होता है, एक दिशा और एक परिमाण। रेखीय वेग का दो चीज होता है, एक दिशा होता है और एक परिमाण। दिशा तो हमेशा बदलेगा, परिमाण बदल भी सकता है और परिमाण नहीं बदल सकता है। अगर परिमाण बदलेगा तो रेखीय वेग का परिमाण किसकी वजह से बदलता है, रेखीय त्वरण की वजह से। और रेखीय त्वरण को आपने AT से ही तो दर्शाया है। तो अगर कण का परिमाण बदल रहा है तो उसके पास एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी आएगा, और सेंटीपीटल एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा। बात समझ आ रहा है, यानी कण पे दो एक्सीलरेशन काम कर जाएगा। अगर वेग नहीं बदला तो ये नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो बदलेगा, ये तो आएगा ही आएगा, ये हमेशा रहेगा। डायरेक्शन हमेशा बदलेगा तो ये हमेशा रहेगा। और अगर वेलोसिटी बदल रहा है यानी रेखीय वेग का परिमाण बदल रहा है तो ये आएगा, वरना ये नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर परिमाण बदला तो ये आ जाएगा। तो कण पे दो एक्सीलरेशन, एक ये एक्सीलरेशन और एक ये एक्सीलरेशन। तो जब हम बात करेंगे नेट एक्सीलरेशन का, तो क्या नेट एक्सीलरेशन आप वेक्टर पढ़े ऐसे ही निकालते हो नहीं निकालते, ए नेट। तो ए नेट कितना हो जाएगा, ए नेट बराबर अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो जब किसी कण पर परिणामी त्वरण का बात करेगा तो हम ये लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। और ये कौन सा त्वरण है, रेखीय त्वरण, एक प्रकार मतलब यहाँ पर कण पे लगने वाला त्वरण है। और एंगुलर एक्सीलरेशन तो होता ही होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप इसके पहले वाले हेडिंग में ये कॉपी कर लेना, फिर आप ये हेडिंग डालो। अब देखो आपको एक रिलेशन पता है क्या, V बराबर ओमेगा इंटू आर। अभी देखा ना, रेखीय वेग किसके बराबर होता है, कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। मान लो इसे समीकरण नंबर 1, आप इसका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, समय के साथ इसका अवकलन कर दो। तो यानी डी बाई डी टी आप v का अवकलन करोगे तो ओमेगा इंटू आर का भी तो अवकलन करोगे, डी बाई डी टी आप ओमेगा। तो ये कितना हो जाएगा, अब बताओ, dv अपान dt, अरे रेखीय वेग का परिमाण का समय के सापेक्ष परिवर्तन का दर, ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हो, अरे वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण बोलते हो। तो रेखीय वेग परिवर्तन से रेखीय त्वरण आता है यानी AT। और देखो जब डिफरेंशिएशन करते हो तो रेडियस तो बदल देगा नहीं, रेडियस कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, बचेगा कितना, डी ओमेगा अपान dt। तो यहां से क्या लिख सकते हो, AT बराबर R इंटू डी ओमेगा अपान dt, क्या होता है, अल्फा। अरे कोणीय वेग परिवर्तन के समय दर को आप कोणीय त्वरण बोलते हो नहीं बोलते हो, यही तो हो गया रिलेशन, रेखीय त्वरण बराबर होता है कोणीय त्वरण इंटू त्रिज्या के। ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो आप इसको ऐसे लिखो, क्योंकि आपको पता है कि त्वरण एक सदिश राशि है, ये बराबर होता है वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर R। लिखना होगा तो आप ऐसे, जितने भी यहाँ पर रिलेशन, हम तीनों रिलेशन को एक ही जगह लिखते हैं। जो रेखीय विस्थापन है, कौन सा विस्थापन, रेखीय विस्थापन, यानी डेल्टा S, ये बराबर होता है किसके, डेल्टा थीटा इंटू त्रिज्या R। जो रेखीय वेग होता है, रेखीय वेग यानी v, ये बराबर होता है कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। और अभी आपने क्या देखा, रेखीय त्वरण ये बराबर होता है कोणीय त्वरण इंटू त्रिज्या। आपको पता है कि ये आपका वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, यानी सब इसमें वेक्टर है।
अगर लिखना होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में क्या लगा देंगे, क्रॉस। इनके बीच में क्या लगा देंगे, क्या, क्योंकि आपने जब सदिश पढ़ा तो वहां पर देखा है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो गुणनफल पढ़ा है, एक अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट और एक सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट। ख्याल है कि नहीं ख्याल है? तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो ये अदिश आता है, और जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो फिर वो सदिश आता है। तो ये सब सदिश राशि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो आप ये कॉपी कर लो। फिर आज बस यही तक करते हैं, इसके आगे कल करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।